हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है या व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, पेमेंट से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम अगर किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट की जाती है, मतलब किसी के लिए पे कर रहे हैं तो क्या होता है, पेमेंट। अगर वही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू या तो इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू अगर की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहलाता है। जैसे कि अगर हम ATM से पैसे निकाल रहे हैं या हम किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं और वहाँ पे ATM से हम स्वैप करके पेमेंट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। और आजकल ऑलमोस्ट 80 या 70% लोग जो है वो मोबाइल बैंकिंग का भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिए भी हुए हैं, पेटीएम है, UPI है, फ़ोन पे है, गूगल पे है। ठीक है, अब जब हम पेमेंट की बात करें कि अगर हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या सर्विसेज हमें मिलती है तो उसके लिए हम लोग जो पेमेंट होती है कैसे कैसे कर सकते हैं ना, तो ये 5 प्रकार से की जाती है। पहली है प्रीपेड, दूसरी है पे नाउ, तीसरी है पे लेटर, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन। प्रीपेड की अगर हम बात करें, प्री का मतलब होता है पहले। अगर हम कोई सर्विस या गुड्स खरीदने से पहले उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं तो वो किस टाइप की पेमेंट कहलाती है, प्रीपेड पेमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने कोई मोबाइल का रिचार्ज किया है, जब तक हम रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक हम कॉल पे बात नहीं कर सकते, तो वो किस कैटेगरी में आती है, प्रीपेड में। पे नाउ मीन्स आप जिस टाइम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आप उसी टाइम उसकी पेमेंट कर रहे हो तो वो किसके अंतर्गत आती है, पे नाउ के अंदर। थर्ड है इसका पे लेटर। पे लेटर को पोस्ट पेड भी कहा जाता है। जो क्या होता है, जब हम सर्विसेज या हम वो कुछ गुड्स लेने के बाद पेमेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेलवे रिजर्वेशन टिकट की, हम रिजर्वेशन पहले करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेवल करते हैं। ठीक है, या हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल की, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसका पे करते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, पे लेटर के। नेक्स्ट होता है ऑनलाइन। जब भी ऑनलाइन टाइप से कोई पेमेंट की जाती है तो इसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्या होता है, इंटरनेट। नेक्स्ट है ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप जो पेमेंट है ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू कर सकते हैं या आप बाय कैश भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के क्या प्रकार हैं, है ना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे 7 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दिए हुए हैं। पहला है डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट वैसे मोस्टली लोगों ने पेटीएम यूज़ किया ही होगा। पेटीएम में हमें एक ऑप्शन मिलता है वॉलेट का, जिसमें क्या होता है, हमारे पर्स जैसे ही एक वॉलेट रहता है जिसमें कुछ पैसे रखे होते हैं, मीन्स पॉइंट्स रखे होते हैं या पैसे रखे होते हैं उसमें, जिसे हम डिजिटल रूप में यूज़ करते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, ई वॉलेट। सेकंड हम बात करें इंटरनेट बैंकिंग क्या है, तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ अभी ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि जब भी हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग लेने के लिए हमें बैंक से संपर्क करना होता है, बैंक में एक फॉर्म फिल करना होता है। जैसे हम वो फॉर्म फिल करते हैं हमें एक यूज़र नेम मिलता है, यूज़र नेम मिलने के बाद हमें उस बैंक की साइट पे जाना होता है, उस साइट पे हमें हमारा यूज़र नेम डाल के पासवर्ड क्रिएट करना होता है। फिर हम जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी लेन देन है, वो हम ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का एक प्रकार का है स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड जो होता है ये हमारे क्रेडिट कार्ड या हमारे ATM जैसा ही होता है, बस इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई होती है जिसमें कस्टमर की डिटेल्स, मीन्स हमारी डिटेल्स डली होती है पर्सनल, है ना, जैसे कि हमारा नाम, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ये सारी उसमें स्टोर की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें ATM कार्ड, जिसे डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। जब भी हम ATM का यूज़ करते हैं या डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं उस टाइम ये ज़रूरी होता है कि हमारे बैंक खाते में, अकाउंट में पैसे हो। जब तक हमारे अकाउंट में पैसे हैं हम तब तक ATM का यूज़ करके कहीं भी उससे पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर
जो बैंक है उसकी एक ट्रांजैक्शन लिमिट भी बनाई गई है कि आप अगर एटीएम को इतने टाइम से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके कुछ चार्जेस बैंक काटती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अभी हमने देखा कि डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे अकाउंट में पैसे होंगे। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड जो होता है ये बैंक द्वारा इशू किया जाता है और इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे पास उस टाइम जिस टाइम हम पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम हमारे अकाउंट में पैसे हों। क्रेडिट कार्ड बैंक जारी करती है हमारी फाइनेंशियल डिटेल्स देख के, ठीक है। तो ये लिमिट्स होती है कि आपको कितने लिमिट के दे रहे हैं। कई बैंक्स 30,000 तक की लिमिट्स देती है कि आप 30,000 तक की जो बिलिंग है या पेमेंट है ये कर सकते हैं। उसके बाद एक समय अवधि के बाद आपको वो 30,000 रुपये विथ इंटरेस्ट किसे देना पड़ता है? बैंक को, ठीक है। अगर आप इससे लेट हो जाते हैं तो वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मीन्स जो क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है उनमें मेन डिफरेंस यही है कि क्रेडिट कार्ड में ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके बैंक में उस टाइम पैसे हो, लेकिन डेबिट कार्ड में ये ज़रूरी है कि जब भी आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तब आपके अकाउंट में पैसा होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मोबाइल पेमेंट की। हमने देख लिया इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। अब मोबाइल पेमेंट की बात करें तो जो भी पेमेंट हम मोबाइल के थ्रू करते हैं वो मोबाइल पेमेंट कहलाती है। जैसे कि सब जानते हैं आजकल कई लोग यूज़ करते हैं फ़ोन पे का, तो ये किस टाइप की बैंकिंग है? मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। और मोबाइल पेमेंट, और कई बैंक्स भी अपने एप्लीकेशंस को मोबाइल के लिए दे रही है, एप्लीकेशंस बना रही है। जैसे कि एसबीआई का योनो ऐप है जिसका यूज़ करके हम मोबाइल से ही अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का यूज़ करके पेमेंट करते हैं उसी टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही फंड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आपको किसी बैंक में जाके लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली या तो आपके इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या एटीएम मशीन के द्वारा अपने जो पैसे हैं वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी? इंटरनेट की। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आता है फंड ट्रांसफ़र का, उसका यूज़ करके घर बैठे ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब न्यू है अमेज़ोन पे, ये न्यू आया है एक पेमेंट सिस्टम। अमेज़ोन कंपनी के बारे में सबने सुना होगा। इसकी एक ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसने ही एक अपना नया सिस्टम निकाला है अमेज़ोन पे। जिस टाइप से फ़ोन पे और गूगल पे यूज़ किया जाता है उसी टाइप से अमेज़ोन पे भी यूज़ किया जाता है। इसमें भी आपको यूपीआई पिन का ही यूज़ करके पेमेंट की जाती है। अब हम देखें ईपीएस के फ़ायदे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है रिड्यूसिंग पेपर वर्क। जब आप पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से करते हैं तो उस टाइम आपको पेपर की जो ज़रूरत है वो कम पड़ती है। आप क्योंकि ये डिजिटल ज़माना है, हम लोग मोबाइल से यूज़ करते हैं या किसी लैपटॉप या हमारे सिस्टम पे बैठ के वो चीज़ करते हैं तो हमको पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे क्या हो रहा है पेपर हम कम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो भी कम हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं जहाँ पे आपका अकाउंट है और वो बैंक अगर आपके घर से दूर है तो आपको ट्रैवलिंग में जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप घर बैठे ही बैंक के सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़र फ्रेंडली और टाइम कंज्यूमिंग। आजकल कई स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन फ़ीस जमा कर रहे हैं, किसके थ्रू? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू, है ना। मोबाइल रिचार्ज हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो ये सारा चीज़ कहाँ हो रहा है? घर बैठे ही हो रही है। नेक्स्ट है कि इसके लिए मल्टीपल ऑप्शन है। मीन्स आप अगर इंटरनेट बैंकिंग नहीं चला रहे तो आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप किसी यूपीआई सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। मीन्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है कि इसमें कुछ ही मतलब कैश जो है वो चोरी होने का डर नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि वॉलेट जो हमारे जेब में रखा रहता है वो कहीं गिर जाता है, या पैसे जो कैश रखे होते वो कहीं चोरी हो जाते। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के थ्रू ये चीज़ नहीं होती है। कैश जो होता है वो रहता ही नहीं है। हम लोग डिजिटल के थ्रू उसको
ट्रांसफ़र करते हैं पैसे को, तो इसलिए यहाँ पे लॉस नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा जो पॉइंट है वो है इंक्रीज्ड सेल। जब से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ हुआ है तब से जो बिक्री है, विदेश से जो सामान आता है उसकी ज़्यादा हो चुकी है ना, वो ज़्यादा बिक्री होती है, हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो घर बैठे बैठे हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें घर बैठ के ही वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट है कि हमें ये जो सुविधा है ये 24 घंटे मिलती है, सातों दिन, है ना। जो सर्विसेज है ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है उसमें कि आप 6 के बाद पैसे नहीं डाल सकते या पेमेंट नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन में 24 घंटे किसी भी समय किसी भी दिन इसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट है इसमें सूटेबल फॉर स्मॉल पेमेंट्स, ठीक है। जो छोटे छोटे जैसे रिचार्ज करना है हमको, तो हमको रिचार्ज करने के लिए किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हमारे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई पिन के थ्रू या किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ईपीएस के डिसएडवांटेजेस क्या है ना। अगर किसी चीज़ के लाभ है तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो ईपीएस जो है उसका फर्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन से मतलब ये है कि बैंक ने आपको सुविधा तो दी है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी एक लिमिट निर्धारित कर दी है कि आप इतने लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसका पैसा देना होता है या उसकी लिमिट बढ़ाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कि हैक होने की रिस्क रहती है। जो हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो हाँ ऐसा होता है कि हमारा यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह चोरी हो जाए तो हमारे फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई भी चोरी कर सकता है, जो हमारा बैंक अकाउंट है उससे पैसे इधर से उधर कर सकता है। थर्ड है जब हम किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें कई बार ऑप्शन में पेमेंट में हमारी बैंक का नाम नहीं शो होता है, या हम जिस पेमेंट सिस्टम के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं वो हमें शो नहीं होता है। तो ये भी एक इसकी क्या है डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है कि आपको इंटरनेट एक्सेस ज़रूरी है। अगर आपके पास मोबाइल में या आपके सिस्टम में इंटरनेट है आप तभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ कर पाओगे। और लास्ट है कि आपको टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का यूज़ कैसे करना है तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।